नाज़रीन, आलमी जंग को रोकना अब नामुमकिन हो चुका है। यह बहुत बड़ी खबर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इतने बड़ी जंग की बारे में हम बात कर रहे हैं और हम तमाम जो आलमी मंजरनामा है, जो डेवलपमेंट्स इस वक्त आलमी सतह के ऊपर हो रही हैं, जो मिडल ईस्ट के अंदर हो रही हैं, जो यूक्रेन में हो रही हैं, उन तमाम को सामने रखते हुए ये बात हम आपके साथ कर रहे हैं। और बिला वजह ये बात आपसे नहीं कर रहे हैं कि हम आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। दिसंबर में हम आलमी जंग के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अगर दिसंबर में ना हुए तो फिर 90% इसके खदशात मौजूद हैं कि बाइडन के टाइम के अंदर ही, यानी ट्रंप के आने से पहले पहले हम एक आलमी जंग के अंदर होंगे। इस वक्त जो खबर पहली आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इस खबर को सुनने के बाद आपको इस बात की खुद ही यकीन आ जाएगा कि हाँ, ये होने जा रहा है। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर और अनयूजुअल खबर और तिल अवीव के ऊपर यह बॉम्ब शल की तरह गिरी है। यमन पहुंच गया है यूक्रेन में लड़ने के लिए नेटो से। आई रिपीट, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि यमन यूक्रेन में पहुंच गया है रूस का इत्तेहादी बनकर नेटो के साथ लड़ने के लिए, यूक्रेनियन फोर्सेस के साथ वहां पर लड़ने के लिए। नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी यूक्रेन में पहुंचा हुआ है, वहां पर रूस का इत्तेहादी बनकर वो नेटो से ऑलरेडी लड़ रहा है। इधर अब यूक्रेन में यह कंफर्म हो चुका है कि सिर्फ यूक्रेनियन फोर्सेस नहीं लड़ रही हैं, बल्कि यह कंफर्म हो चुका है कि नेटो फोर्सेस यूक्रेन में पहुंचना शुरू हो गई हैं और जो लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो नेटो फोर्सेस ही ऑपरेट कर रही हैं, यूक्रेनियन फोर्सेस ऑपरेट नहीं कर रही हैं। पीछे से मजीद नेटो फोर्सेस यूक्रेन में पहुंच रही हैं बरह रास्त लड़ने के लिए। ठीक है, वहां पर यह लड़ाई शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया पहुंचा हुआ है और अब खबर यह सामने आई है कि यमन भी यूक्रेन में पहुंच गया है रूस का इत्तेहादी बनकर नेटो से लड़ने के लिए। अच्छा, इसके बदले में खबर यह आ रही है कि रूस भरपूर जंगी मदद देने जा रहा है यमन को अगेंस्ट इजराइल। भरपूर यहां पर मिलिट्री सपोर्ट, जदीद असलहा, लॉन्ग रेंज मिसाइल, ये सारे रूस की जानिब से दिए जाने हैं यमन को। और एक और खबर यह सामने आ रही है कि पुतिन ने अपने एक बहुत खास बंदे को, जो इंटरनेशनली फेम है असलहा सप्लाई के हवाले से, उसको भेज दिया है मिडिल ईस्ट के अंदर। और मिडिल ईस्ट में अब वो यमन की मदद करने जा रहा है और हिजबुल्लाह की मदद करने जा रहा है। वैगनर ग्रुप के साथ मिलकर जो असलहा सप्लाई है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, उसको मैनेज किया जाएगा। अब ना बहुत ही खास बंदा, इंटरनेशनली फेम, और ये बंदा 10 साल अमेरिका की जेल के अंदर कैद भी काट चुका है और पुतिन ने बड़े खास तरीके से उसको रिहा करवाया और रिहा करवा के इसको जो है मिडिल ईस्ट में इस वक्त भेज दिया है। साथ रूस ने जनूबी कोरिया को धमकी लगाई है। जनूबी कोरिया ने धमकी लगाई कि हम, चूंकि नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस वहां पर हैं, तो हम भी अब यूक्रेन में अपनी फोर्सेस भी भेजेंगे और असलहा भी देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो रूस ने जनूबी कोरिया को धमकी लगाई है कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर ये हमारी बराह रास्त एक जंग होगी, यानी ये बराह रास्त हमारी कशीदगी और एस्केलेशन होगी। उधर बरतानवी वॉरशिप्स के ऊपर हमला हो गया और बताया जा रहा है कि रशियन ड्रोन आया है जिसने बरतानवी वॉरशिप के ऊपर वहां हमला किया है यूरोप के अंदर। और साथ पैसिफिक, जो साउथ चाइना सी है और ये सारा जापान वाला समंदर पैसिफिक, वहां पर एक बड़ी लड़ाई का आगाज होने जा रहा है। वहां पर अमेरिकी फोर्सेस डिप्लॉय होने जा रही हैं ताइवान के करीब और मैसिव लेवल की अनयूजुअल मूवमेंट्स वहां पर हो रही हैं। बहुत बड़े लेवल के ऊपर अमेरिकन फोर्सेस, फिलिपाइन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और वहां पर डिफेंस फोर्सेस, मिसाइल यूनिट्स, ये सारे वहां पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। और 100% वहां से यह खबर है, कंफर्मेशन है कि यह सारी तैयारी चाइना के खिलाफ जंग के लिए की जा रही है। यानी प्रॉपर जंग करने के लिए जो मोर्चे संभाले जाते हैं वो इस वक्त वहां पर संभाले जा रहे हैं। आरजी बेसेस वहां पर बनना शुरू हो गई हैं। ताइवान के गिर्द घेराबंदी की जा रही है, यानी ताइवान से मुराद यह है कि ताइवान के ऊपर ही हमला होगा ना, तो करीब तर चाइना के ये सारी घेराबंदी बेसिकली जो है वो की जा रही है। और 100% वहां से कंफर्म है कि ये इस हवाले से, इस इंटेंशन के साथ की जा रही है कि चाइना से जंग का फैसला वहां पर हो चुका है। इस इंटेंशन के साथ वहां पर की जा रही है। तो आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं जिसके 3 बड़े फ्रंट्स वाज़ेह तौर पर हैं, मिडिल ईस्ट, यूरोप और पैसिफिक। जो इससे पहले आलमी जंगें हुई हैं उसमें भी ये तीनों बड़े फ्रंट्स थे। मिडिल ईस्ट भी था, पैसिफिक भी था, जहां पर जापान और अमेरिका की लड़ाई हो रही थी, और उसके अलावा यूरोप तो था ही सही। तो अब दोबारा से ये 3 बड़े, और इसमें बहुत चांसेस है कि उधर जनूबी अमेरिका में कोई लड़ाई छिड़ जाए, क्योंकि वेनेजुएला, क्यूबा, उनका भी मसला वहां पर चल रहा है। लेकिन ये 3 फ्रंट्स तो कंफर्म हो चुके हैं कि यहां पर ये सब कुछ होने जा रहा है। अमेरिका फैसला कर चुका है रूस के साथ जंग का, और अमेरिका फैसला कर चुका है चाइना के साथ जंग का। चाइना किसी तौर पर यह जंग नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका फैसला कर चुका है तो चाइना फिर वहां से कैसे भाग सकता है? चाइना को फिर ये जंग लड़ना पड़ेगी।
अगर अमेरिका ने फैसला कर लिया है। और तमाम खबरें हमें बताती हैं डेंजरसली होने वाली डेवलपमेंट्स जो एक एक दिन में आगे से आगे बढ़ रही हैं बाइडेन की हुक्म के ऊपर, नेटो की सारी सरपरस्ती के अंदर। ये हमें बताती हैं कि अमेरिका ने चीन के साथ भी जंग का इस वक्त फैसला कर लिया है। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम आगाज करते हैं जो बड़ी खबर सामने आ रही है। यूरोप में इस वक्त आलमी जंग की तैयारियां नाज़िल हो रही हैं। अच्छा, बड़े सगीर में इस हिद्दत को इतना नहीं समझा जा रहा। अब ये जो खबर अगर पाकिस्तान में, इंडिया में, यहाँ बांग्लादेश में या साउथ एशिया में जो लोग अगर सुन रहे हैं, तो साउथ एशिया वाले इस खबर की हिद्दत को इतना ज्यादा महसूस नहीं करेंगे। जो यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं, यूरोप में इस वक्त हिद्दत को महसूस किया जा रहा है। यूरोप में आलमी जंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहां स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, बाकी मुल्कों से खबरें आ रही हैं कि बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि जंग की तैयारी कैसे करनी है, बिजली का इंतजाम कैसे करना है, खाने का कैसे करना है, बॉम्ब से प्रोटेक्शन किस तरह करनी है, जो न्यूक्लियर शेल्टर्स हैं वो वहां पर बनाए जा रहे हैं। यानी वहां पर एक इस बात को इम्ब्रेस किया जा रहा है, इस बात को कंसीव किया जा रहा है कि हम एक आलमी जंग में जा रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो यूक्रेन की जंग जारी है उसका किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और जहां तक ये जंग पहुंच चुकी है, अब ये कैसा लम्हा है कि यहां से रिवर्सल कैसे होगा कोई नहीं जानता है। ये जो यूक्रेन का जिन बोतल से बाहर आ गया है, इसको दोबारा बोतल में कैसे डालना है ये कोई नहीं जानता है। कोई ऐसी लीडरशिप मौजूद नहीं है, कोई ऐसा एक बंदा, कोई ऐसा एक इवेंट, कोई ऐसी ऑप्टिमिज्म नहीं है कि अच्छा शायद ये वाला मामला रोक ले। वो जो पहले ट्रंप की बात की जा रही थी, अब ट्रंप के आने से पहले क्या कुछ हो चुका होगा और फिर ट्रंप आकर यूरोप को कैसे रोकेगा। तो इसलिए कोई शख्स, कोई इवेंट, कोई लीडरशिप, कोई मुल्क इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि वो दुनिया को इस आलमी जंग से बचा सकता है, क्योंकि यूरोप ने फैसला कर लिया, नेटो ने फैसला कर लिया, बाइडेन इंतजामिया ने फैसला कर लिया है एक बड़ी जंग छेड़ने का। तो फिर उसको रोका किस तरह से जा सकता है। अब ऑलरेडी इस आलमी जंग की तरफ जाती हुई सूरत हाल में जो काम हुआ है, जो खबर सामने आ रही है और पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है, मगरबी सोर्सेज से ये खबर आ रही है और बॉम्ब शेल की तरह गिरी है तेल अवीव के ऊपर, क्योंकि मतलब ये अचानक से हुआ है। यमन के हवाले से खबर आ रही है कि वो पहुंच गए, यमनी फोर्सेस पहुंच गई हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए, रशिया का इत्तेहादी बनकर, और वहां यूक्रेनियन फोर्सेस, नेटो फोर्सेस, उनके साथ लड़ाई शुरू हो गई। अब इस खबर के साथ ही जो बड़ी तब्दीली है वो ये है कि मिडिल ईस्ट और यूक्रेन ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं। ये दोनों फ्रंट्स अब आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, एक बड़ी जंग के दो फ्रंट्स। ऑलरेडी हम ये बातें तो करते रहते थे कि भाई ये दोनों मामलात कनेक्टेड हैं, क्योंकि अमेरिका यहां भी है, वहां भी है, रूस वहां भी है, यहां भी है, इत्तेहादी तो वही है जो वहां भी लड़ रहे हैं और यहां भी लड़ रहे हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। लेकिन इस वाकये के बाद तो ये बिल्कुल वाजे हो चुका है कि यूक्रेन और मिडिल ईस्ट एक ही जंग है और इसके दो ये फ्रंट्स है और आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं। और किस चीज की लड़ाई है, किस चीज की जंग है? ग्लोबल ऑर्डर की जंग है और फलस्तीन की आजादी की जंग है। अब मैं पहले ये जो इतनी बड़ी खबर है जिसको आपने अगर पहली बार सुना तो शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो, तो इसकी 4 हेडलाइंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। फाइनेंशियल टाइम्स, रशिया रिक्रूट्स यमनीज टू फाइट इन यूक्रेन, रशिया सेंड्स यमनीज to fight in Ukraine after they were tricked into signing up for war by Iran-backed horses. Newsweek, Yemeni fighters reportedly joined Russia's war in Ukraine. Times of India, Putin recruits horses to fight Ukraine before World War III begins. ये इस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है बिफोर वर्ल्ड वॉर 3 बिगेंस। तो हर तरफ अब ये वर्ल्ड वॉर ये क्लियरली सब हर कोई लिख भी रहा है, इसको कंसीव भी कर रहा है, इसको एम्ब्रेस भी कर रहा है कि दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही है। अच्छा, अब नाज़रीन जो यमनी फोर्सेस यूरोप के अंदर चली गई हैं, यूक्रेन के अंदर चली गई हैं, तो उसके बाद सूरत हाल यकसर बदल गई है। वो इस तरह से बदल गई है कि यूरोप का और नेटो का बरह रास्त फड्डा पड़ गया यमन के साथ, जो इससे पहले नहीं था। जो यूरोपियन फोर्सेज यहां पर आई थी, जो नेटो फोर्सेज यहां पर आई थी, अमेरिका आया था, वो वाया इसराइल आया था, वो इसराइल की सपोर्ट के अंदर यहां पर आए थे। यमन का यूरोप के साथ तो बरह रास्त फटा नहीं था, लेकिन अब जब यमनी फोर्सेस यूक्रेन में पहुंच गई हैं और यूरोपियन फोर्सेस के साथ वहां पर लड़ रही हैं, तो अब ये बरह रास्त यमन और यूरोप का फड्डा जो है वो यहां पर पड़ गया है। और इसलिए ये अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है कि यहां से मिडिल ईस्ट से फौजें जा रही हैं यूरोप में। मतलब कितना ये मामूली चीज तो नहीं है, मिडिल ईस्ट की फोर्सेस जा रही हैं उधर यूरोप में लड़ने के लिए, तो क्या यूरोप की फौजें मिडिल ईस्ट में लड़ने के लिए नहीं आएंगी? तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि एक ऐसा मुल्क जो इसराइल के खिलाफ लड़ रहा है, उस
उस मुल्क के साथ जो ऑलरेडी वॉर के अंदर है और इजराइल के खिलाफ जंग के अंदर है, रूस का उसके साथ मुआहिदा होना, यह भी तारीख में पहली बार हुआ है कि वो मुल्क जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है, रूस उसके साथ मुआहिदा कर रहा है स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, डिफेंस लेवल के ऊपर। यह बहुत बड़ी बात है। और रूस और यमन का इत्तेहाद भी वैसे पहली बार हुआ है, और यह भी पहली बार हुआ है कि किसी मुल्क की खुलकर सपोर्ट रूस कर रहा है इजराइल के खिलाफ, और भरपूर जो जंगी मदद है वो देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, प्यूटन के बयान जो हैं वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें वो ये कह चुके हैं कि हम उन मुल्कों को असलिया देंगे जो वेस्ट के खिलाफ लड़ रहे होंगे। तो ये तो वो कह चुके हैं कि वो मुल्क जो वेस्ट के खिलाफ लड़ रहे होंगे, यमन तो बाकायदा उनका इत्तेहादी बन चुका है और वेस्ट के खिलाफ भी लड़ रहा है, इत्तेहादी भी बन चुका है और वेस्ट के खिलाफ भी लड़ रहा है, और मतलब पहुंच गया रशिया के। इस वक्त रशिया को सबसे ज्यादा अजीज कौन है? वो है ना जो उनके दिफा के लिए, उनके सर्वाइवल की वॉर में बाकायदा बरह रास्त आकर शरीक हो गया। इस वक्त रशिया के लिए सबसे ज्यादा अजीज वो है। तो यमन तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना, तो यमन की हेल्प करना उनके लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है। तो यहां इसलिए अब खबर यह है कि रूस बहुत ताकतवर जो असलिया है, बहुत डिस्ट्रक्टिव वेपन्स है, लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल और पता नहीं क्या क्या कुछ, वो सारा जो है देने जा रहा है यमन को। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं ये कहां से आ रहे हैं? ऑलरेडी अगर आप देखें तो रशियन जो कमांडर्स हैं उनके हवाले से खबरें हैं कि वो मौजूद हैं, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल यमन ने तो खुद तो नहीं बनाए हैं, ये वाया ईरान आए हैं, ये जहां से भी आए हैं रूस और चीन की मर्जी के बगैर या उनकी हेल्प के बगैर तो यहां पर नहीं पहुंचे। तो अब वो कह रहे हैं इससे भी ज्यादा, क्योंकि अब इत्तेहाद आगे बढ़ गया ना। एक और खबर नज़ीर, रूस का एक बंदा है और ये दुनिया में बहुत मशहूर है असलहा सप्लाई करने के हवाले से, इंटरनेशनली ये फेम है, और ये गिरफ्तार हो गया था। अमेरिकन ने इसको गिरफ्तार कर लिया, 25 साल की इसको सजा हुई, 10 साल की ये सजा काट चुका था। उसके बाद एक प्रिजनर एक्सचेंज डील होती है अमेरिका और रूस के दरमियान, और प्यूटन की टॉप प्रायोरिटी में यानी नंबर 1 जिसको छुड़वाना था वो ये बंदा था, और जिसके बदले रिहाई करवाई गई। एक अमेरिकन जो खिलाड़ी है उसको बेसिकली पकड़ा गया था, और उसको पकड़ा इसलिए गया था कि इस बंदे को रिहा करवाना था प्यूटन ने, बहुत खास उल खास। वो बंदा रिहा करवा लिया गया अभी 1-1.5 माह पहले। अब उसको प्यूटन ने स्पेशल ये टास्क दिया है कि वो मिडिल ईस्ट जाए, और मिडिल ईस्ट में जो असलहा सप्लाई है यमन की और हिजबुल्लाह की, उसको मैनेज किया जाए पूरे मिडिल। और ये वो बंदा है जो मिडिल ईस्ट में बहुत अरसा रह चुका है, रेड सी, शाम, लेबनान, इन सारे डायनामिक्स को समझता है। मतलब ऐसा बंदा नहीं है जिसको मिडिल ईस्ट का पता ही नहीं है, वो ऑलरेडी यहां पर रह के गया है। तो उस बंदे को खास तौर पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहां पर जाए और यमन के लिए और हिजबुल्लाह के लिए और शाम और ये सारा यहां पर असलहा सप्लाई वैगनर ग्रुप के साथ मिलकर जो असलहा सप्लाई है उसको मैनेज किया जाए। तो असल बात नाज़रीन ये है कि एस्केलेशन उस लेवल के ऊपर जा रही है, ऑलरेडी जा चुकी है, कि जहां से रिवर्सल मुमकिन नहीं है। आप देखिए ये जो बड़ी पार्स हैं ये किस तरह के इकदाम उठा रही हैं। ये इकदाम सर्वाइवल के इकदाम हैं, ठीक है ना। ये वो नहीं है कि अच्छा कोई मुआहदा तय पाने जा रहा है, ये हर जो पावर है वो उस हद तक इकदाम उठा रही है कि ये उनके सर्वाइवल की लड़ाई है। इसलिए वो कुछ भी करने के लिए, किसी से भी इत्तेहाद बनाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, अब नाज़रीन अगली बात यह है कि जाहिर है यूरोप भी इसके ऊपर तो बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगा। वो यूरोप जिसके इकदाम हमें बता रहे हैं कि वो ऑलरेडी एक बड़ी जंग का इरादा कर चुका है, उसको जब अब ये खबर वो उन्होंने शेयर किया कि यमन भी पहुंच गया है, तो इसके बाद क्या यूरोप पीछे हटेगा या आगे बढ़ेगा? वो यूरोप जो ऑलरेडी बड़ी जंग का इरादा कर चुका है, तो यमन के आने के बाद, नॉर्थ कोरिया के आने के बाद वो आगे ही बढ़ेगा कि अच्छा यहां पर यमन भी आ गया है तो ठीक है, अब हम सबके साथ जो है वो लड़ेंगे। सारी बात है यूरोप की अपनी ईगो है, अपने उनके मामलात हैं, तो यूरोप आगे बढ़ेगा, नेटो आगे बढ़ेगा, इससे पीछे नहीं बढ़ेगा। ये इस जंग के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो यमन ने वहां पर फौजें भेजी हैं उसके साथ जो आई है। अच्छा, और अगली बात यह है कि कल को पता चले कोई और भी वहां पर पहुंच गया है, यानी यमन एक दिन में तो नहीं पहुंचा, पहले बातचीत हुई होगी, फिर भेजा गया होगा, मतलब एक टाइम लगा है ना, 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह, पता नहीं कितना टाइम लगा है। खबर तो अब आई है ना, तो यमन एक दिन में तो नहीं पहुंचा। क्या पता किसी और मुल्क की फौजें भी वहां पर पहुंच चुकी हों, क्या पता ईरान की पहुंच चुकी हो, पहुंच रही हो, या कुछ और, या किसी और मुल्क की, हमें नहीं पता। लेकिन अगर यमन के बारे में पहुंचने के बाद पता चला है तो क्या पता रूस की किस मुल्क के साथ बात चल रही है और किस मुल्क की फौजें ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो इसलिए ये क्या प्यूटन को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं? मतलब जाहिर बात है ये जो सारा यमन आ गया, नॉर्थ कोरिया आ गया, इससे क्या सरेंडर होने जा रहा है दूसरी तरफ नेटो? जाहिर बात है नहीं होने जा रहा। तो
प्यूटन जो सीज फायर की बात करते रहे हैं और अब भी चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, उनको फिर इसका मतलब नजर आ रहा है कि सीज फायर नहीं होना, तो एक बड़ी जंग लड़नी है, तो उसके लिए वो अपने इत्तेहादियों की तादाद बढ़ा रहे हैं और उनकी फोर्सेस को वहां पर बुला रहे हैं। मैन पावर चाहिए ना, सामने लाखों नेटो फोर्सेस हैं, तो इधर तो अकेला रशिया, तो उसको भी मैन पावर चाहिए। तो ये सारे इकदाम बता रहे हैं कि प्यूटन को भी वाज़ेह हो चुका है कि यहां पर कोई सीज फायर नहीं होना, बल्कि एक बड़ी जंग जो है वो यहां पर लड़ी जानी है। मीनवाइल ईरान और रशिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है जो कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप प्रोग्राम इनका जो एग्रीमेंट है उसमें उसकी मजीद डिटेल सामने आई है और उसमें यह पता चला है कि डिफेंस होगा एक दूसरे का। ईरान रशिया पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू कवर डिफेंस अफेयर के, खास कर डिफेंस अफेयर के ऊपर डिटेल्स उसकी आई हैं और ये शिकें शामिल की गई हैं कि ईरान का डिफेंस रशिया करेगा और रशिया को जरूरत होगी तो ईरान डिफेंस करेगा। ठीक है, मतलब बाकायदा डिफेंस एक दूसरे का एक बड़ा एग्रीमेंट यहां पर तय पाया। तो यह भी गैर मामूली है। यमन से अलग, सीरिया से अलग और ईरान से अलग लेवल का और लेबनान से अलग लेवल का। अब रशिया कितना, और फिर एक और बात, पिछले दिनों प्यूटन की खास बात हुई है किससे, इराक के प्राइम मिनिस्टर से। तो रशिया किस हद तक मिडिल ईस्ट के अंदर इंगेज हो चुका है। अब जरा एक फॉर्मर यूएस जनरल का बयान देखिए, वो कह रहा है ही कॉल्स टू रिमूव प्रेसिडेंट जो बाइडेन फ्रॉम द ऑफिस टू ट्राइंग टू प्रोवोक वर्ल्ड वॉर 3 विद रशिया। अब ये इतना ओपन सीक्रेट है कि ये हर किसी को नजर आ रहा है कि हम एक आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, इसका नतीजा वही निकलेगा, इससे कम और कुछ भी नतीजा नहीं निकलने जा रहा। तो यूएस जनरल कह रहा है कि अगर दुनिया को आलमी जंग से बचाना है तो फिल फॉर बाइडेन को रिमूव किया जाए, वरना हम आलमी जंग से नहीं बच सकते। इधर भरपूर लड़ाई हिजबुल्लाह की और एस्केलेशन और फिजाई हमले भी और जमीनी भी मेजर लेवल की, ऑल आउट लेवल की जो है वो इस वक्त जारी है और नॉन स्टॉप हमले हिजबुल्लाह के इस वक्त हो रहे हैं और पीछे रूस की असलह सप्लाई वो मजीद अब बढ़ने जा रही है। तो अब इसमें इसराइल क्या करेगा? इसराइल के तो फिजाई सतह पर भी उनका एयर डिफेंस नाकाम हो चुका है, जमीनी फौज नाकाम हो चुकी है, फौज एग्जॉस्टेड है। इजरायली सोसाइटी सेटलर्स का क्या हाल है वो भी आपको पता है। तो इसमें इसराइल के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं ये भी देखना है। अच्छा, अब नाज़रीन यूक्रेन से जो मजीद खबरें सामने आ रही हैं, खतरनाक तरीन खबरें हैं। इंग्लैंड का जो एक वॉरशिप है वो अंडर अटैक आया है। जरा देखिए, ड्रोन्स ट्रैक ब्रिटिश वॉरशिप HMS क्वीन एलिजाबेथ इन जर्मनी। डेली मेल की ये खबर है। अब ये इंग्लैंड का वॉरशिप अटैक हुआ है जर्मनी के करीब, तो किसने अटैक किया? डेफिनेटली ये रशिया ने किया। रशिया के अलावा कौन यूके के जो वॉरशिप है, वॉरशिप उसको अटैक कर सकता है? तो वहां पर बात जो है वो आगे बढ़ रही है। प्यूटन ऑलरेडी ये क्लियर कर चुके हैं कि जिन्होंने हथियार दिए हैं अब वो किसी भी वक्त उन मुल्कों को निशाना बना सकते हैं। तो इसलिए हम परमानेंट हाई अलर्ट के ऊपर हैं कि हम तेजी से आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मामलात इस तरह के हैं। प्यूटन जैसा बंदा कह रहा है कि अब हम किसी भी वक्त न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी वक्त बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। और अब यह खबर के वॉरशिप अंडर अटैक आया है। फिर खबर यह है कि एक बड़ा साइबर अटैक यूके के ऊपर प्यूटन कर सकते हैं। प्यूटन को टर्न आउट लाइट्स इन यूके विद साइबर अटैक्स। द टेलीग्राफ की खबर है आपके सामने, यानी पूरे बरतानिया की लाइट्स टर्न ऑफ हो सकती हैं। एक इस मैसिव लेवल का जो साइबर अटैक है वो रशिया कर सकता है। और रशिया ने इससे पहले ऐसे साइबर अटैक्स किए हैं कि उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है कि वो पूरे मुल्क को पैरालाइज कर सकते हैं। ऐसा वो एक बार पहले कर भी चुके हैं। तो इसलिए अगर साइबर अटैक भी हुआ तो यूके इसका फिर जवाब देगा। तो जाहिर बात है ये मजीद एस्केलेशन है। रूस इस बात का जवाब दे रहा है जो वो लॉन्ग रेंज दे रहे हैं। तो जो रूस हमला करेगा वो कहेंगे अब हम रूस का जवाब दे रहे हैं। तो ये बात आगे से आगे। फिर आप देखिए, रशिया अपडेटेड न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इज अ सिग्नल टू द वेस्ट। बिल्कुल वेस्ट को पैगाम है कि कोई गलती ना करना। फिर एक और बहुत बड़ा वाकया पेश आया है। अभी एक बड़ा अटैक हुआ है, रशिया ने किया है, वहां पर नेटो फोर्सेस मौजूद थी। एक्सप्लोजन्स नियर मिलिट्री यूनिट इन खारकोव रीजन वेयर नेटो इंस्ट्रक्टर्स वर ट्रेनिंग यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस। यूक्रेनियंस को वो ट्रेनिंग दे रहे थे, वहां पर ये बड़ा अटैक हुआ। तो ये आप देख रहे हैं मामला। अब जरा आ जाते हैं पैसिफिक के अंदर। जापान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, यहां पर इस वक्त क्या हो रहा है? ये एक फ्रंट है आलमी जंग का। ये बात ध्यान में रखें। मिडिल ईस्ट, यूक्रेन और पैसिफिक ये आपस में कनेक्टेड हैं। मिडिल ईस्ट और यूक्रेन तो अब आपको पता चल गया कि वो कनेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन पैसिफिक में अभी थोड़ा सा मामला लो प्रोफाइल है। इस खबर से पहले तक जरा ज्यादा लो प्रोफाइल था, लेकिन यह भी एक बड़ी बैटलफील्ड का हिस्सा होगा और इस खबर के बाद यह मजीद कंफर्मेशन आ गई है। अच्छा, अब नाज़रीन खबर यह आ रही है कि वहां पर जंग की भरपूर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस इंटेंशन के साथ ये तैयारियां हो रही हैं जो कि एक फैसला किया जा चुका है
कि अब एक यहां पर एक जंग होनी है, उसके मुताबिक इंप्लीमेंटेशन हमें नजर आ रही है। वगरना अमेरिका कभी इस तरह से फोर्सेस डिप्लॉय नहीं करता, इस तरह अपने मिसाइल यूनिट्स डिप्लॉय नहीं करता। एग्जॉस्ट करने वाली बात है ना, इस तरह तो नहीं डिप्लॉय किए जाते वो स्पेशल फोर्सेस जो मतलब प्रॉपर जंग के लिहाज से जिस तरह मोर्चे संभाले जाते हैं, उस तरह से यह डिप्लॉयमेंट यहां पर की जा रही है। तो जंग का भरपूर जो है तैयारी यहां पर नजर आ रही है। यहां पर नाज़रीन बताया जा रहा है कि जो जापान के आइलैंड्स हैं, अगर आप मैप के ऊपर देखेंगे तो आपको यह नजर आएगी मेनलैंड जापान, जापान से ये कतार के अंदर आइलैंड्स हैं जो ताइवान तक पहुंचते हैं और बिल्कुल क्लोज टू ताइवान है। ये जो तमाम आइलैंड्स हैं यहां पर अब अमेरिका अपने यूनिट्स डिप्लॉय करने जा रहा है, ठीक है। मिसाइल फोर्सेस और मरीन्स और मतलब एक पूरी यहां पर डिप्लॉयमेंट होने जा रही है। यहां पर जो टेम्परेरी बेसेस हैं वो भी अमेरिका यहां पर बनाने जा रहा है और फिर किस तरह से लॉजिस्टिकल सप्लाई पीछे जापान देगा, फिलिपाइन, इन सब को भी इंगेज किया जा रहा है। तो वो वहां पर मतलब ताइवान की जंग का खतरा है तो वो ताइवान के करीब आकर बैठ गए और ताइवान से मुराद यह कि चाइना के करीब आकर वो बैठ गए। तो जाहिर बात है अब चाइना इसको कैसे अफोर्ड करेगा। चाइना के दरवाजे के ऊपर, ताइवान के दरवाजे के ऊपर आकर फौजें बैठ गई हैं तो चाइना इसको किस तरह से अफोर्ड करने वाला है। तो इसलिए यह हर सूरत में बेतुकी बात है, इन फौजों को लाने का मकसद नहीं बनता है, बजाय इसके कि वाज़ेह है कि यह जंग होने जा रही है। वगरना इसके अलावा उन आइलैंड्स के ऊपर जो हैं ही जापान के, फौजें लाने का, यह बेसिस बनाने का मकसद क्या है? जंग की तैयारी हो रही है ना, इसलिए लाया जा रहा है। वगरना वो तो पुरअमन है ना, चाइना कोई हमला करने जा रहा है उन आइलैंड्स के ऊपर, वो जापान के और मतलब कोई उसमें कुछ होने नहीं जा रहा। तो वो बेसिकली घेराबंदी यहां पर कर रहे हैं। जापान यूएस प्लान मिसाइल डिप्लॉयमेंट फॉर ताइवान कंटिजेंसी इनिशिएटिव। कंटिजेंसी कहते हैं कि एक ऐसा इवेंट जो होने जा रहा है कि ताइवान की जंग छिड़ने जा रही है, उसके लिए डिप्लॉयमेंट होने जा रही है। वर्ल्ड वॉर 3 लोडिंग, रॉयटर रिपोर्ट कर रहा है। Japan and US deploy missile to counter China over Taiwan. Russia says the United States is using Taiwan to provoke a serious crisis in Asia. रशिया कह रहा है। इसके अलावा इसको क्या नाम दिया गया है, जो अमेरिका से खबर आ रही है, ताइवान रिलेटेड इमरजेंसी का इसको नाम दिया गया है। ये जो इतने मरीन्स और पूरी डिप्लॉयमेंट की जा रही है, ताइवान इमरजेंसी इसको नाम दिया गया है। फर्स्ट ज्वाइंट ऑपरेशन प्लान टू सेट टू बी फाइनलाइज्ड इन दिसंबर। डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस मरीन्स रेजिमेंट और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। और इसके अलावा इमिनेंट और टेम्परेरी बेसेस जो है वो यहां पर बनाई जाएंगी। और इसके अलावा डिप्लॉयमेंट ऑफ मरीन्स इन स्मॉल यूनिट्स इन मल्टीपल लोकेशंस, कई लोकेशंस के ऊपर मुख्तलिफ यूनिट्स डिप्लॉय किए जाएंगे। ये अमेरिकी स्ट्रेटजी है। और यहां पर जापान का क्या रोल होगा, क्योंकि जापान की आर्मी तो उस तरह से, तो जापान लॉजिस्टिकल सपोर्ट देगा, फ्यूल देगा, एमुनिशन यहां पर सप्लाई जारी रखेगा। और इसके अलावा मल्टी डोमेन टास्क फोर्स ऑफ लॉन्ग रेंज फायर यूनिट्स उनकी भी डिप्लॉय की जाएगी। और कहां पर? फिलिपाइन के अंदर, एक तरफ इन आइलैंड्स के ऊपर, दूसरा फिलिपाइन के ऊपर। फिलिपाइन के अंदर कौन से मल्टी डोमेन टास्क फोर्स ऑफ लॉन्ग रेंज फायर, वो फिलिपाइन के अंदर डिप्लॉय की जा रही है। अच्छा, तो अब बात नाज़रीन यह है कि चीन किसी तौर पर ताइवान पर हमला नहीं करना चाहता। चीन कोई जंग छेड़ने का इरादा नहीं रखता। चीन का कोई फायदा नहीं है जंग में। वो जबरदस्त तरीके से उसकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, वो बड़ा अच्छा जा रहा है, उसको जो है ना जंग की कोई जरूरत नहीं है। और ताइवान को एक ना एक दिन वो अपने अंदर शामिल कर ही लेगा। लेकिन अमेरिका को यह बात कैसे काबिल कबूल हो सकती है कि चाइना ग्रो करता रहे, चाइना अपडेट हो रहा है, चाइना ताकतवर होता चला जा रहा है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए चीन को देखिए, लास्ट वॉर उन्होंने कब लड़ी थी चाइना ने, तो चाइना तो कोई जंग लड़ी नहीं रही, इसलिए उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो अमेरिका के लिए अफोर्डेबल नहीं है कि चाइना तरक्की करता रहे। हालांकि है तो गलत बात, लेकिन हम उनकी आइडियोलॉजी से आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा, अब चीन जंग नहीं चाहता, लेकिन सवाल यह है कि जब अमेरिका फैसला कर ले और उनके दरवाजे के ऊपर आकर बैठ जाए तो चीन भाग कैसे सकता है? चीन भी तो अपनी तरफ से जंग की तैयारी तो कर रहा है कि एक ना एक दिन उनको ये जंग लड़ना पड़ेगी। ताइवान को मजीद असलिया अमेरिका देना शुरू कर दे, फिलिपाइन को और ताकतवर बनाना शुरू कर दे, जापान को और ताकतवर बनाना, साउथ कोरिया को, और चीन कहे नहीं नहीं हमने तो जंग नहीं करनी, तो भाई जंग के फिर वो काबिल ही नहीं रहेगा। अमेरिका इतना ताकतवर कर देगा बाकी मुल्कों को कि जापान तो वहां पर कॉर्नर हो जाएगा, उसका इंफ्लुएंस तो फिर खत्म हो जाएगा। तो जब फौजी आपके दरवाजे के ऊपर आकर बैठ जाती हैं, तो चाहे फिर आप जंग नहीं भी लड़ना चाहते तो फिर आपको लड़ना पड़ती है या फिर कब्जा देना पड़ता है। तो चीन कब्जा तो देने वाला नहीं है, सरेंडर तो करने वाला नहीं है।
यानी सबड्यू करने वाला तो नहीं है, तो फिर जंग ही लड़ना पड़ेगी। और चीन इसके लिए भरपूर तैयारी भी कर रहा है और सारी चीजें। मिडिल ईस्ट में वो इसलिए आया है, उसको पता है कि अगली बारी उसकी है, तो उसने फिर सारा अपना जो वेपन है वो इस हवाले से डिजाइन किया है कि उसको एक ना एक दिन अमेरिका से कन्फ्रंट करना है। तो ये अमेरिका की वो फाइनल गलती होगी चीन के साथ जंग, ये रूस वाला मामला नहीं है। और चीन का फर्क यह कि देखें, जापान और अमेरिका की जंग हुई थी तो जापान ने हमला किया था, चीन हमला नहीं करने वाला। चीन ने अपना डिफेंस करना है, तो डिफेंस के लिए उसके पास बहुत ऐसे मिलिट्री है, ऐसे वेपन्स हैं कि वो अपना डिफेंस तो कम से कम कर सकता है। और वो कोई हमला नहीं अमेरिका के ऊपर करने जा रहा है, इसलिए अमेरिकी फोर्सेस जो आएंगी उनके साथ चीन लड़ने की भरपूर सलाहियत रखता है। और बहुत सारे ऐसे जर्नैल जो पैसिफिक के अंदर रह कर गए हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं कि अमेरिका के होश उड़ जाएंगे जब ये चाइना के साथ जंग करने जाएगा। चाइना ने इतनी बड़ी एडवांसमेंट कर रखी है, इतनी बड़ी तैयारी उन्होंने कर रखी है, अमेरिकन के होश उड़ जाएंगे। तो इसलिए बात यह है कि अमेरिकी ग्लोबल ऑर्डर, वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर जा रहा है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो रूस की फतह को अफोर्ड नहीं कर सकते, और रूस की हार को रूस अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि रूस की हार का मतलब उसका टूट जाना है, तो रूस ये अफोर्ड नहीं कर सकता। पुरअमन हाल यहां पर है नहीं। और अब ये सारी खबरें हमें बता रही हैं कि हम तेजी से आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और आलमी जंग क्यों न, कौन सी ऐसी चीज है जो आलमी जंग से रोक रही है? जब इतना कुछ हो रहा है, जब मिलियंस ऑफ लोग जाने दे रहे हैं, और वैसे भी आलमी जंग तीसरी होना ही होना है, तो वो अब वक्त आ पहुंचा है। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर की, आपने राज जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।